हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, जब हमारी आजीविका की वीडियो सीरीज चल रही थी उसमें हमने कृषि से संबंधित योजनाओं वाले पार्ट को कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम बैंकिंग सिस्टम वाले पार्ट को कवर करेंगे। ये पार्ट से आपका 4 से 5 क्वेश्चन हर साल जब भी पेपर हुआ इसका 2017 2012 इसमें 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो ये पार्ट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो अपना श्वेत क्रांति का पार्ट बचा है उसको मैं अलग से कराऊंगा, एक वीडियो का पार्ट है, लेकिन उससे 1-2 क्वेश्चन बनते, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बनते, इसलिए पहले हम इसको कवर कर ले रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए, आज थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है, कल भी खराब थी, इस कारण मैं कल वीडियो नहीं बना पाया था। आपको आवाज से पता चल रहा होगा कि थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, नाक बंद है, तो उस कारण जो है आवाज में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, उसको मैनेज कीजिएगा। इसके अलावा जो हमारा ग्रामीण विकास का नोट्स था वो आ चुका है, उसकी डिटेल मैंने YouTube के कम्युनिटी में भी डाला था और टेलीग्राम में भी डाला था। तो जिन स्टूडेंट को भी वो नोट्स लेना है उसकी डिटेल में कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप उसको क्लिक कीजिएगा, टेलीग्राम में जाके पूरी डिटेल पढ़िएगा। अगर आपको लेना होगा तो आप ले सकते हैं। अब कई बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर जो आप क्लास में वीडियो कराए और उस नोट्स में क्या अंतर है, क्या वो सेम है, हमने नोट्स बना लिया तो क्या लेना चाहिए। तो देखिए, जो क्लास में नोट्स जब हम बना रहे थे तो उस समय कई चीजें ऐसी थी जो मंत्रालय में बाद में गया था और वो क्लास मैंने पहले पढ़ा दिया था। जैसे मनरेगा की चीजें पढ़ा दी थी, बिहान की चीजें पढ़ा दी थी, तो उसमें कुछ अपडेट है वो उस नोट्स में डला हुआ है। इसके अलावा पंचायत विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं वो भी उस नोट्स में है, मैंने क्लास में उसको कवर नहीं किया है। मिशन अंत्योदय जो है वो भी मैंने क्लास में कवर नहीं किया, वो उसमें है, यानी उस नोट्स में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी है। तो अगर आप लेना चाहे तो उसको ले सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम चालू करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे सहकारी बैंक। देखिए, बहुत से हमने देखा है कि क्या होता है, बच्चे ये नहीं समझ पाते कि हमको बैंकिंग में क्या चीज पढ़ना है जो हमारे सिलेबस के अनुसार, क्योंकि हमारे सिलेबस में केवल बैंकिंग प्रणाली लिखा है और ये पार्ट हमारा आजीविका सेक्शन में भी है और ग्रामीण विकास सेक्शन में भी है। तो देखिए, बैंकिंग वहां पर लिखा है। अब बैंकिंग प्रणाली लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप RBI पढ़े, आप सार्वजनिक बैंक कौन कौन से ये पूरा पढ़े, वाणिज्यिक बैंक कौन कौन से ये पूरा पढ़े, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ, क्योंकि हमारे सिलेबस जो है वो ग्रामीण विकास से रिलेटेड है, तो आपको केवल वही बैंक पढ़ना है जो ग्रामीण विकास में सहयोगी भूमिका निभाता है, जैसे कि सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड, ये सब चीज आपको पढ़ना है। इसी के लिए आपको ये नहीं पढ़ना है कि RBI का क्या काम है, वो इकोनॉमिक्स का सेक्शन है, वो आपके ग्रामीण विकास का सेक्शन नहीं है। ग्रामीण विकास में आपको केवल वही बैंकों को पढ़ना है जिसकी भूमिका ग्रामीण विकास में रहती है। तो ग्रामीण विकास में जो सबसे ज्यादा भूमिका रहती है वो रहती है सहकारी बैंक की, क्योंकि जो ग्रामीण जनता है वो अधिकतर जो बैंक से ऋण लेती है, अपने पैसों को जमा करती है, वो सहकारी बैंक में करती है। क्लियर है? तो इसी के लिए यहाँ पर मैं पूरे स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ कि अनुसूचित बैंक किसको बोलते हैं, सहकारी बैंक का, और उसके बाद गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर है? आपके सिलेबस में केवल ग्रामीण विकास से संबंधित बैंकों को पढ़ना है, यानी सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसके अलावा नाबार्ड। क्लियर है? आप क्वेश्चन भी पेपर उठा के देखिएगा, आपको सहकारी बैंक से क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ग्रामीण विकास में वही बैंकों की भूमिका है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम देखते हैं सहकारी बैंक क्या है। सहकारी बैंक का आशय उन छोटे वित्तीय संस्थाओं से है जो छोटे व्यवसाय को ऋण सुविधा प्रदान करते हैं। यानी सहकारी बैंक क्या है, ये ऐसे बैंक होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले शहरों में भी रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण विकास से रिलेटेड है इसलिए हम गांव का नाम ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि सहकारी बैंक शहर में नहीं होते, शहरों में भी होते हैं। तो ऐसे बैंक जो छोटे छोटे व्यवसाय को करने के लिए, या जैसे कि आप मान लीजिए आपको मछली पालन करना है, आपको जो है बुनकर समिति वाला कार्य करना है, दुग्ध उत्पादन का कार्य करना है, पशुपालन करना है या कृषि करना है, तो इन सब छोटे छोटे चीजों के लिए अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप सहकारी बैंक से जाइए और वहां से ऋण लीजिए या अपने ऋण लेकर आप अपने काम को कर सकते हैं। तो सहकारी बैंक का आशय
उन छोटे वित्तीय संस्थाओं से है जो छोटे व्यवसाय को ऋण सुविधा प्रदान करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट वहां से उन ग्रामीण जनता जो भी है उनको आसानी से ऋण उपलब्ध कराती है कम ब्याज दरों में, और वो ऋण का प्रयोग करके जो है जो ग्रामीण जनता अपने व्यवसाय या आर्थिक जीवन को बेहतर ढंग से जी सकते हैं। अगला पॉइंट, सहकारी बैंक अपने सदस्यों को कई प्रकार की बैंकिंग व वित्तीय सेवाएं जैसे ऋण देना, पैसे जमा करना व बैंक खाता आदि सुविधाएं उपलब्ध कराता है। यानी अगर कोई भी व्यक्ति सहकारी बैंक में अपना पैसा जमा करना चाहता है, वहां से ऋण लेना चाहता है या वहां पर बैंक खाता खोलना चाहता है, तो वो सहकारी बैंक में खोल सकता है। यानी सहकारी बैंक में कोई भी जा सकता है। अगर आपको ऋण लेना है तब भी आप सहकारी बैंक जा सकते हैं। अगर आपको वहां से ऋण लेना तो हो गया, अगर आपको अपने पैसे जमा करवाने हैं तब आप वहां जा सकते हैं, आपको अपना बैंक खाता खुलवाना है तब भी जा सकते हैं। तो सहकारी बैंक जो होते हैं अपने सदस्यों को कई प्रकार की बैंकिंग व वित्तीय सेवाएं जैसे ऋण देना, पैसे जमा करना व बैंक खाता आदि सुविधाएं उपलब्ध कराता है। क्लियर है। अगला पॉइंट, सहकारी बैंक का प्राथमिक लक्ष्य अधिक से अधिक लाभ कमाना नहीं होता। याद रखिए कि जो सहकारी बैंक का प्राथमिक लक्ष्य अधिक से अधिक लाभ कमाना नहीं होता। यानी कहने का मतलब ये है कि सहकारी बैंक बहुत कम ब्याज दरों पर अपने ग्राहक को ऋण सुविधा उपलब्ध कराता है। यानी जो आप देखेंगे जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, जैसे आप देख लीजिए एसबीआई है, ठीक है, एक्सिस बैंक है, यस बैंक है, जो भी आप वाणिज्यिक बैंक देखें उनका मकसद होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना। ठीक है, उनका मकसद होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना। तो उनकी जो ऋण की दर होती है, यानी जो ऋण देने के बाद जो ब्याज की दर रहती है वो सहकारी बैंक की तुलना में अधिक होती है। लेकिन जो सहकारी बैंक होते हैं वो अपने ग्राहकों को कम से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराता है। अगर आप देखेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो कृषि के लिए अल्पकालीन ऋण दिया जाता है वो 0% ब्याज दर पर दिया जाता है। यानी आप समझ लीजिए अगर 0% ब्याज दर पर कृषि ऋण दे रहे हैं तो उससे सहकारी बैंक की तो कोई आय नहीं हो रही है। इससे पता चलता है कि सहकारी बैंक का लक्ष्य कम से कम लाभ कमाना होता है। अधिक से अधिक लाभ कमाना किसका काम है? वाणिज्यिक बैंक का काम है। अगला पॉइंट, सहकारी बैंक आरबीआई अधिनियम, राज्य शासन व सहकारी सोसाइटी अधिनियम द्वारा विनियमित होता है। यानी सहकारी बैंक जो है उसमें कुछ रूल आरबीआई के रखते हैं, कुछ रूल आपके राज्य शासन के जो सहकारी सोसाइटी अधिनियम होता है उसके द्वारा लगते हैं। अब आप सोचेंगे कि राज्य शासन व सहकारी सोसाइटी अधिनियम लिखा है, तो हर राज्य के जो सहकारी सोसाइटी अधिनियम होता है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं। वो बदलाव राज्य शासन अपने अनुसार करता है। तो याद रखिए कि सहकारी बैंक आरबीआई अधिनियम से भी विनियमित है, राज्य शासन व सहकारी सोसाइटी अधिनियम द्वारा भी विनियमित है। हर राज्य अपने सहकारी सोसाइटी अधिनियम में अपने अनुसार बदलाव करता है। तो पेपर में पिछले बार 2017 में यह क्वेश्चन पूछा था कि जो सहकारी बैंक है वो केवल आरबीआई के अधिनियम से विनियमित है, तो वो पॉइंट गलत है, क्योंकि सहकारी बैंक आरबीआई के भी अधिनियम से कुछ पार्ट अधिनियमित है, जबकि उसमें राज्य शासन व सहकारी सोसाइटी अधिनियम द्वारा विनियमित भी होता है। यानी ये आरबीआई अधिनियम का कुछ भाग लगता है इसमें, कुछ भाग राज्य शासन व सहकारी सोसाइटी अधिनियम का भी लगता है। ज्यादा भाग राज्य शासन व सहकारी सोसाइटी अधिनियम का लगता है। आरबीआई का रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत कम है सहकारी सोसाइटी के लिए या सहकारी बैंक के लिए। क्लियर है? तो इस चीज को याद रखिएगा कि अगर आपके पेपर में लिखा आता है कि सहकारी बैंक आरबीआई के अधिनियम से विनियमित होता है तो ये पॉइंट सही है, लेकिन अगर उसमें लिखा आता है कि सहकारी बैंक केवल आरबीआई के अधिनियम से विनियमित है तो वो पॉइंट गलत है। केवल नहीं, उसमें आरबीआई का भी लगता है, राज्य शासन व सहकारी सोसाइटी अधिनियम का भी भाग उसमें विनियमित होता है। यानी इस नियम में जो नियम बताए गए हैं इस अधिनियम में उसके द्वारा भी सहकारी बैंक संचालित होता है। अगला पॉइंट, सहकारी बैंक में पैसा जमा करने या सहकारी बैंक से ऋण लेने वाले व्यक्ति उसका शेयर धारक कहलाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति सहकारी बैंक में अपना बैंक खाता खोल रहा है तो बैंक खाता खोलेगा तो अपना कुछ पैसा सहकारी बैंक में जमा करेगा, ठीक है। तो वह व्यक्ति जो सहकारी बैंक से आप अपना बैंक खाता खोलकर उसमें सहकारी बैंक में कुछ पैसा अपना जमा करता है तो वो भी इस सहकारी बैंक का शेयर धारक कहलाएगा।
क्योंकि सहकारी बैंक क्या करता है, जो उसके पास पैसे जमा हो रहे हैं वो उन्हीं पैसों से अन्य व्यक्तियों को ऋण भी दे देता है। ठीक है, क्योंकि पैसा जमा करते हैं उसकी एक निश्चित अवधि होती है, कितने लिए जमा करना है, फिक्स करना है या जो भी करना है, तो उससे ही वो पैसा जो उसके यहाँ पर लोग जमा कर रहे हैं पैसा, उसी पैसे का प्रयोग करके वो अन्य लोगों जिनको ऋण की आवश्यकता होती है उनको ऋण दे देता है। इसलिए सहकारी बैंक में जो भी व्यक्ति बैंक खाता खोलकर उसमें अपना पैसा जमा करता है वो सहकारी बैंक का शेयर धारक कहलाता है। इसके अलावा जो व्यक्ति सहकारी बैंक से ऋण लेता है, क्योंकि ऋण लेगा तो ऋण के बदले कुछ ना कुछ ब्याज देगा तो वो पैसा भी सहकारी बैंक में जमा होगा। तो इसी के लिए अगर कोई व्यक्ति सहकारी बैंक से ऋण भी लेता है तो भी वह उस बैंक का शेयर धारक कहलाता है। ये पिछले साल के 2017 के पेपर का क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति सहकारी बैंक में पैसा जमा करता है या ऋण लेता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे शेयर धारक कहते हैं। क्लियर है। अब मैं आपको बताता हूं सहकारी व वाणिज्यिक बैंक में अंतर क्या होता है, यानी जो सहकारी बैंक है और वाणिज्यिक बैंक उसमें अंतर क्या होता है। पहला पॉइंट, वाणिज्यिक बैंक संयुक्त स्टॉक बैंक है जबकि सहकारी बैंक एक सहकारी संस्था है। यहां पर एक वर्ड आया है संयुक्त स्टॉक बैंक यानी जॉइंट स्टॉक बैंक। अब आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि जॉइंट स्टॉक बैंक क्या होता है। देखिए हम सहकारी बैंक में क्या बोल रहे हैं, सहकारी बैंक के शेयर धारक कौन होते हैं, जो सहकारी बैंक में पैसा लगाते हैं यानी पैसा जमा करते हैं या उससे ऋण लेते हैं। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो सहकारी बैंक में पैसा जमा करता है या सहकारी बैंक से ऋण लेता है वही सहकारी बैंक के शेयर धारक होते हैं। लेकिन वाणिज्यिक बैंक में क्या होता है, वाणिज्यिक बैंक में अपने अपने वाणिज्यिक बैंकों की अपनी अपनी एक शेयर होती है। जो आप स्टॉक मार्केट देखें, ठीक है, स्टॉक मार्केट देखते हैं ना, तो वहां पर आप जितने भी वाणिज्यिक बैंक है हर वाणिज्यिक बैंक का अपना एक शेयर मार्केट में उनका एक इंडेक्स होता है। ठीक है, तो जो विभिन्न लोग उसके शेयर को खरीदते हैं, चाहे वो एसबीआई के हों, चाहे एक्सिस बैंक के हो, चाहे कोटक महिंद्रा बैंक के, उनके शेयर खरीदते हैं। तो इसी के लिए जो जितना पैसा लगाकर उस बैंक का शेयर खरीदेगा तो वो उसका शेयर धारक कहलाएगा। लेकिन आप ये समझिए, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ऐसा भी व्यक्ति जॉइंट स्टॉक या जॉइंट स्टॉक बैंक का मतलब ये है कि इसमें बहुत से लोगों के शेयर लगे होते हैं। यानी अगर जो बैंक का शेयर है वो मार्केट में कई लोग खरीदे रहते हैं, ठीक है, और हर कोई मान लीजिए कोई 5 लाख का शेयर खरीदा है, कोई 10 लाख का खरीदा है, तो उसके शेयर खरीदने की वैल्यू भी अलग होती है। तो अगर कोई इस बैंक का शेयर धारक बनना चाहता है, जो भी वाणिज्यिक बैंक है, उसके लिए यह आवश्यक नहीं कि उस व्यक्ति का बैंक खाता उस बैंक में हो या वह व्यक्ति उस बैंक से ऋण लिया हो, यह आवश्यक नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए मेरा जो है बैंक अकाउंट यूको बैंक में मान लेते हैं, ठीक है, और मैं जो जाकर शेयर मार्केट में एसबीआई के शेयर खरीद लेता हूं, भले मेरा एसबीआई में अकाउंट है या नहीं, तब भी मैं एसबीआई का शेयर धारक कहलाऊंगा। लेकिन सहकारी बैंक में क्या होता है कि जो भी व्यक्ति सहकारी बैंक में खाता खोलता है या उस बैंक से ऋण लेता है वो उसका शेयर धारक ऑटोमेटिक बन जाता है। लेकिन यहां पर आपका बैंक खाता खोलना या ऋण लेना आवश्यक नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर उस बैंक का, वाणिज्यिक बैंक का शेयर खरीद लेता है तो वो डायरेक्ट ही क्या हो जाएगा, उस बैंक का शेयर धारक हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां पर जॉइंट संयुक्त स्टॉक बैंक का मतलब यह है कि इस बैंक के जो शेयर धारक होते हैं वो बहुत सारे लोग होते हैं जो भी उसका शेयर खरीद रहे हैं। जबकि सहकारी बैंक एक सहकारी संस्था होती है, इसका प्रमुख काम क्या होता है, लोगों को ऋण देना और उनकी जमा को स्वीकार करना, बस। और इसका ना कोई स्टॉक नहीं होते। क्लियर है। अगला देखते हैं पॉइंट, वाणिज्यिक बैंक आरबीआई के नियंत्रण के अधीन है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वाणिज्यिक बैंक जो होता है पूरा तरीके से आरबीआई के अधिनियम के तहत चलता है। जो भारतीय रिजर्व बैंक का अधिनियम है उसी के अंडर चलता है आपका वाणिज्यिक बैंक। जबकि जो सहकारी बैंक होता है वो किसके अंडर चलता है, वो आपका जो सहकारी सोसाइटी अधिनियम होता है, आरबीआई का कुछ अधिनियम होता है। जबकि राज्य शासन भी अगर उसमें कुछ बदलाव करता है तो उस अधिनियम के अधीन जो है आपका सहकारी बैंक चलता है। तो यही बोला है वाणिज्यिक बैंक आरबीआई के नियंत्रण के अधीन है,
जबकि सहकारी बैंक सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित नियम के अधीन है। अब आप यहां सोचेंगे कि सहकारी सोसाइटी का रजिस्ट्रार कौन होता है? भाई सहकारी सोसाइटी का या सहकारी बैंक का आपको पंजीयन करने के लिए जो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अधीन आपका पंजीयन होगा, तो वो पंजीयन कराने के लिए आपको रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है। और रजिस्ट्रार किसका आदमी रहता है? राज्य शासन का आदमी रहता है। ठीक है, यानी राज्य सरकार उसको नियुक्त करती है। तो आप सीधा बोल सकते हैं कि सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित नियम यानी रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित नियम यानी राज्य शासन द्वारा निर्धारित नियम के अधीन होता है। अगला पॉइंट, सहकारी बैंक वाणिज्यिक बैंक की तुलना में कम बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करता है। यानी जो सहकारी बैंक होता है वो छोटे छोटे व्यवसाय करने के लिए ऋण देता है। कृषि, मछली पालन, आपका पशुपालन, ये सब के लिए ऋण देता है। जबकि वाणिज्यिक बैंक का दायरा बहुत बड़ा होता है। शिक्षा के लिए ऋण देना, होम लोन देना, ठीक है, और आपको बड़े बड़े व्यवसाय करने के लिए ऋण देना। तो आप बोल सकते हैं कि सहकारी बैंक का दायरा सीमित होता है, जबकि वाणिज्यिक बैंक का दायरा बहुत बड़ा होता है। अगला पॉइंट, सहकारी बैंक में ब्याज की दर वाणिज्यिक बैंक की अपेक्षा कम होती है। जैसे कि मैंने बताया ही, सहकारी बैंक की ब्याज दर कम होती है। आपको देखेंगे कृषि के लिए तो 0% ऋण दिया जाता है, 0% ब्याज दर पर ऋण दे रहे हैं। तो इससे स्पष्ट है कि सहकारी बैंक की ब्याज दर वाणिज्यिक बैंक की अपेक्षा कम होती है। कई आपको अगर आप नेट में सर्च करेंगे तो कई जगह आपको उल्टा लिखा हुआ मिल जा रहा है ना, वो गलत लिखा हुआ है। याद रखिएगा, आप एग्जाम्पल खुद सोचिए कि 0% ब्याज दर पर क्या कोई वाणिज्यिक बैंक आपको ऋण देगा? नहीं, सहकारी बैंक दे रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, सहकारी बैंक के उद्देश्य क्या है, यानी जो सहकारी बैंक के गठन करने का उद्देश्य क्या होता है। पहला, सूक्ष्म वित्त पोषण या अल्पकालीन ऋण प्रदान करना। सूक्ष्म वित्त पोषण यानी आपको छोटे छोटे जितने भी कम पैसों की जरूरत होती वो भी आपको ये सहकारी बैंक प्रोवाइड कराएगा। और वो किस तरीके का ऋण होगा? अल्पकालीन ऋण। याद रखिएगा, कभी भी जो सहकारी बैंक होते हैं वो अल्पकालीन ऋण ही देते हैं। मध्यकालीन ऋण या आपका दीर्घकालीन ऋण देते हैं वाणिज्यिक बैंक। सहकारी बैंक हमेशा अल्पकालीन ऋण देते हैं। अब आप बोलेंगे कि अल्पकालीन ऋण क्या होता है? तो अल्पकालीन ऋण ऐसे ऋण जो 15 माह से कम अवधि के लिए दिए जाते हैं। यानी ऐसे ऋण जो सहकारी बैंक के द्वारा 15 माह से कम अवधि के लिए दी जाते हैं, यानी जिसको भी पैसा देंगे वो 15 महीने के भीतर उस राशि को लौटाएगा। तो ऐसा ऋण जो 15 महीने से कम अवधि के लिए दिया जाता है उसको बोलते हैं अल्पकालीन ऋण। क्लियर है? तो आप देखेंगे कि जो आप गवर्नमेंट जो अल्पकालीन, आपको पता है जैसी कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में बनी, उन्होंने कृषि ऋण को माफ कर दिया। तो कृषि ऋण को माफ कर दिया इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने मध्यकालीन और दीर्घकालीन जो बड़े बड़े ऋण है उनको माफ किया, नहीं, उन्होंने अल्पकालीन ऋण को माफ किया है। भले वो प्रचार में बोलते हैं कि हमने कृषि ऋण को माफ किया, तो उन्हीं कृषि ऋण को माफ किया गया जो अल्पकालीन ऋण था। यानी ऐसे ऋण जो किसानों ने 15 महीने से कम समय के लिए लिया था। तो अल्पकालीन ऋण हमेशा उर्वरक खरीदने, पशुओं के लिए चारा खरीदने, इन सब के लिए अल्पकालीन ऋण लिया जाता है। अगला है मध्यकालीन ऋण। मध्यकालीन ऋण वो होता है जो 15 माह से 5 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है। यानी ऐसे ऋण जो 15 माह से 5 वर्ष की अवधि के लिए लिया जाता है उसको बोलते हैं मध्यकालीन ऋण। तो मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे आपको किसानों को अपने उपकरण खरीदने हैं, ठीक है, अपने कृषि करने के लिए उपकरण खरीदने हैं, तो वो इसके लिए मध्य में, क्योंकि यहाँ पर भी किसानों वाले एग्जाम्पल लिया हो तो यहाँ पर भी किसान वाले ले रहा हूं। तो किसान क्या करते हैं, जब उनको कृषि के लिए उपकरण खरीदने होते हैं तो वो मध्यकालीन ऋण लेते हैं। अगला देखते हैं दीर्घकालीन ऋण। दीर्घकालीन ऋण जो होते हैं 5 वर्ष से अधिक अवधि के होते हैं। यानी ऐसे ऋण जो 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए दिए जाते हैं उनको दीर्घकालीन ऋण बोलते हैं। जैसे किसानों को अगर बड़ी बड़ी कृषि के लिए मशीनें खरीदना है, बड़ी बड़ी मशीनें, तो उनके लिए किसान दीर्घकालीन ऋण देते हैं। क्लियर है? लेकिन जो सहकारी बैंक होते हैं वो मेन रूप से अल्पकालीन ऋण देते हैं। इस चीज को नोट कीजिएगा कि सहकारी बैंक मेन रूप से अल्पकालीन ऋण देते हैं। क्लियर? अगला पॉइंट, उद्देश्य में आम नागरिकों को साहूकार के शोषण से मुक्त कराना। क्योंकि भाई क्या होता था कि अगर गांव क्षेत्र में जब बैंक कम होते थे तो लोग क्या करते थे, साहूकारों के पास अधिक ब्याज दर पर ऋण लेते थे
और उनको लौटाते लौटाते उनके पास जब पैसे नहीं होते थे तो उनकी किसानों की कृषि भूमि जब्त कर लेते थे साहूकार। लेकिन अब क्या हुआ, सहकारी बैंक गांव गांव में खुल रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, सहकारी बैंक से कम ब्याज दर पर ऋण लेंगे और उसको आसानी से लौटा देंगे। अगला पॉइंट, किसानों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना। ये तो मैंने आपको बता दिया था कि ब्याज दर बहुत कम होती है, तो सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना। अब हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो सहकारी बैंकों का स्ट्रक्चर कैसा है उसको देखते हैं। यहां पर मैं केवल नाम बताऊंगा, इसको डिटेलिंग में अगली क्लास में करूंगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में सहकारी बैंक के तीन आप बोल लीजिए स्ट्रक्चर में तीन भाग है। पहला होता है राज्य सहकारी बैंक, जिसे एपेक्स बैंक कहते हैं। राज्य सहकारी बैंक सहकारी बैंकों का राज्य में सबसे बड़ा बैंक होता है, ठीक है। छोटे छोटे बैंक सहकारी गांव स्तर में भी करते हैं, तो सबसे बड़ा सहकारी बैंक राज्य स्तर पर काम करता है, राज्य सहकारी बैंक उसको बोलते हैं, जिसे अपेक्स बैंक भी कहा जाता है। जिला स्तर पर जो बैंक सहकारी बैंक काम करते हैं उसे जिला या केंद्रीय सहकारी बैंक बोलते हैं, ये हर जिले में होते हैं। इसके बाद जो निम्न स्तर गांव स्तर पर काम करते हैं जो बैंक सहकारी बैंक, उनको बोला जाता है प्राथमिक साख समिति, ठीक है। प्राथमिक साख समिति एक कृषि के लिए भी ऋण देती है और साथ ही साथ अन्य चीजों के लिए सूक्ष्म ऋण भी प्रदान करती है। जब वो कृषि के लिए ऋण देती है तो उसे प्राथमिक कृषि साख समिति बोलते हैं, जब अन्य कार्यों के लिए ऋण देती है तो प्राथमिक साख समिति बोलते हैं। क्लियर है, तो ये भी दो टाइप की होती है, एक प्रकार की कृषि के लिए और एक नॉन कृषि कार्यों के लिए। क्लियर है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। छत्तीसगढ़ में सहकारी बैंक का 3 स्तर है, राज्य सहकारी बैंक जिसे अपेक्स बैंक बोलते हैं, जिला सहकारी बैंक जिसे केंद्रीय बैंक भी बोलते हैं, केंद्रीय सहकारी बैंक, और एक होता है प्राथमिक साख समिति जो गांव स्तर पर काम करती है। क्लियर है, तो यहां पर मैंने केवल बेसिक स्ट्रक्चर बताया है। अगली क्लास में जब आऊंगा तो इसकी डिटेलिंग करूंगा, कितने राज्य सहकारी बैंक की शाखाएं कहाँ हैं, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक कहाँ है, प्राथमिक साख समिति कितनी है, ये सब चर्चा करेंगे। फिर हम कुछ आंकड़े वाला पार्ट भी देखेंगे कि अल्पकालीन कृषि ऋण कितना दिया जा रहा है, कब से 0% ब्याज दर पर ऋण दिया जा रहा है, ये सब हम आने वाली क्लास में देखेंगे। क्लियर है, तो आज आप इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।